छुड़ाए लखनऊ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,665 नए मामले आए सामने। अब तक 3,56,826 लोग कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 86.89% हो गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लगातार हाथरस मामले पर सरकार को घेरने का जवाब देते हुए कहा, विपक्ष हाथरस घटना पर अपना रही है गैर जरूरी रवैया। प्रमुख सचिव सूचना विभाग नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया, प्रदेश में अब हॉट स्पॉट घटते जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को तेजी से किया जा रहा है लागू। मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी में पिछले 1 साल से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं 30 पुलिस उपाधीक्षक और 29 सहायक अधिकारी पासिंग आउट परेड में शामिल होकर आज से बन गए उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,665 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,860 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,56,826 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 86.89% हो गई है। अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 47,823 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 5,977 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,665 नए मामले सामने आए हैं। इस समय जो 24 घंटे में लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए, उनकी संख्या 4,860 है। अर्थात आज भी जितने लोग नए संक्रमित हुए, उनसे ज़्यादा डिस्चार्ज हुए उपचारित होकर। अब तक कुल जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 3,56,826 हो गई है। और प्रदेश के कोरोना वायरस के संबंध में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 86.89% हो गया है, 86.89%। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या अब घटकर के 47,823 रह गई है। अर्थात हमने देखा कि पिछले लगभग 14 दिनों में हमारे प्रदेश के एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में 20,500 के करीब संख्या में गिरावट आई है। संक्रमित लोगों में से कुल 5,977 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। मार्च से लेकर के अक्टूबर तक की अभी तक की अवधि में। प्रमुख सचिव सूचना विभाग नवनीत सहगल ने पीसी कर बताया कि कोविड के संबंध में नई गाइडलाइन लागू हुई है। प्रदेश में अब हॉट स्पॉट घटते जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम इस बीमारी से सचेत रहें। कोविड के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को तेजी से
लागू किया जा रहा है। लगभग 8 लाख से अधिक उद्योग धंधे चल रहे हैं। बैंकों द्वारा भी नए उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 4,18,000 नए उद्यमियों को 14,000 करोड़ के लोन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले अतिवृष्टि से किसानों की कुछ फसलें नष्ट हुई थीं। उसके क्रम में सरकार ने बहराइच, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, मई गोंडा और बलरामपुर के कुछ क्षेत्रों में जहां कृषक प्रभावित हुए थे, वहां पर कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक खेत का सर्वे किया जाए, उसमें कोई भी किसान छूटने ना पाए और जिला स्तर पर समन्वय करके जनप्रतिनिधियों से धनराशि का वितरण किसानों को अवश्य कर दिया जाए। नई गाइडलाइंस लागू हैं और नई गाइडलाइंस का सभी लोग पालन करें। हमारे प्रदेश में हॉटस्पॉट अब घटते जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम इस बीमारी के प्रति सावधान रहें। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि कोविड के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को तेज़ी से लागू किया जा रहा है। लगभग 8 लाख से अधिक उद्योग धंधे चल रहे हैं। बैंकों द्वारा भी नए उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 4,18,000 नए उद्यमियों को 14,000 करोड़ के लोन दिए गए हैं। 4,33,000 पुराने जो उद्यम थे उनको लगभग 10,000 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। इसी अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले अतिवृष्टि से किसानों की काफ़ी फसलें कुछ नष्ट हुई थी, तो उसके क्रम में सरकार ने ये बहराइच, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, मऊ, गोंडा और बलरामपुर के जो कुछ क्षेत्रों में जहां कृषक प्रभावित हुए थे, वहां पर कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इससे पहले इन जनपदों में लगभग 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक खेत का गांठावार सर्वे किया जाए और उसमें कोई भी किसान छूटने न पाए और जिला स्तर पर समन्वय करके जनप्रतिनिधियों से ये धनराशि का वितरण किसानों को अवश्य कर दिया जाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लगातार हाथरस मामले पर सरकार को घेरने का जवाब देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि राहुल और प्रियंका महीने 2 महीने में उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में सबसे ज्यादा सजा दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष गैर जरूरी रवैया अपना रहा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक दुराचार की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार मृतका के परिवार के साथ खड़ी है और उसकी हर संभव मदद की जा रही है। विपक्ष का उद्देश्य हाथरस जाने के पीछे केवल एक ही मालूम होता है कि लोगों को भड़काकर, गलत बयानी करके, लोगों को गुमराह करके और वहाँ पर दंगा कराना चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वहाँ पर दंगा हो जाए। सरकार पूरी तरीके से इस मामले में सचेत है और किसी भी तरीके से हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे। साथ ही विपक्ष नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहा है? जब सरकार की ओर से यह कहा गया कि नार्को टेस्ट कराया जाएगा तो विपक्ष को भागना नहीं चाहिए, विपक्ष को उसको फेस करना चाहिए। ये विपक्ष का नज़रिया ये बतलाता है कि उनको सिर्फ इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति करनी है, उनका कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस के नेताओं का सवाल है, चाहे श्रीमान राहुल गांधी हों, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी हों, इन लोगों को जब पिकनिक मनाने का मन करता है तब ये इस प्रकार से दिल्ली से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में घूमे आते हैं, पिकनिक भी बनाते हैं और उनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में अपने वोट बढ़ाना रहता है कि किस। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अभी तक का जो इतिहास रहा है वो इस महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हुए उसमें सजा दिलाने में अभी उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। 1/1/19 से लेकर 30/6/20 तक 922 वादों में सजा हुई, जिसमें 5 में मृत्युदंड तथा 193 में आजीवन कारावास दिया गया। कन्विक्शन का रेट उत्तर प्रदेश में 59% है।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने हाथरस मामले पर विपक्ष के हंगामे पर जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और वो जातीय दंगे कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि इस मामले में सच सामने आए। उन्होंने कहा कि पुराने ट्वीट और ऑडियो टेप जारी किए जा रहे हैं जो एक साजिश की ओर इशारा करते हैं। हाथरस मामले में विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। विपक्ष को दलित बेटी की इज्जत का सम्मान प्रिय नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस क्षेत्र में जातीय दंगा कराना चाहता है। बहन मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मामले की गंभीरता समझनी चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल रिपोर्ट में कहीं पर गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी वह सोशल मीडिया का बयान देकर दलित बेटियों का अपमान करने का काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही एसआईटी गठित कर चुके हैं और एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। सरकार की इस पहल से सत्य सामने आएगा। विपक्ष नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों भाग रहा है? विपक्ष की ट्वीट्स, ऑडियो टेप और पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा करती हैं। यूपी में दंगे की साजिश है, हाथरस में तो एक बहाना है। मुख्यमंत्री जी पहले ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान किया है, जिससे तय समय पर जांच और सीमित समय पर ट्रायल होकर के अदालत फैसला में आएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व स्थानीय सांसद मेनका संजय गांधी ने सुल्तानपुर जिले के सुदूरवर्ती इलाके बरासिन में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों को आधुनिक खेती किए जाने के लिए प्रशिक्षण व नए नए शोध की जानकारी मिल सकेगी। कृषि मंत्री ने स्थानीय किसानों को परंपरागत खेती के अतिरिक्त बांस, नींबू, मेहंदी, सेब की खेती किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इसी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वो अपनी आय बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश भर में 5 लाख किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि बिल को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों का सर्वाधिक हित हुआ है। प्रदेश सरकार ने हाथरस मामले में शुक्रवार को जिले के पुलिस अधीक्षक सहित 4 अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। राज्य सरकार ने मामले की जांच कर रही एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, क्षेत्राधिकारी राम शब्द और 2 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। हाथरस के एसपी विक्रांत वीर की जगह ये जिम्मेदारी अब विनीत जायसवाल को सौंपी गई है। अभी तक विनीत जायसवाल शामली में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। आज हम परिवार के पास खुद डीजीपी साहब और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से गए थे। परिवार वालों से, सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सीधे जाकर उनसे बातचीत करें। अत्यंत दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के, गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप है। उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री चंद्र प्रकाश जी हैं। उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं।
एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया। एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी जो है अपना काम कर रही है, एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले हाथरस की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूषित मानसिकता के चलते दलितों पर अत्याचार होते हैं। आज लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए। राहुल गांधी को अगर पुलिस ने रोका था तो उन्हें रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलित अत्याचार खत्म करने के लिए उच्च वर्ग को दलितों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज को आज बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। रामदास अठावले ने कहा कि उनका विभाग इसको बढ़ावा देता है। समाज में फैली विषमता को आज दूर करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घटना पर मुख्यमंत्री ने निर्णय सही लिया। तो हाथरस के केस के बारे में हमारा कहना यह है कि दलित अत्याचार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सही सुझाव जो है सुझाव सरकार को देना चाहिए। योगी सरकार में अत्याचार हो रहे इसी तरह का प्रचार करना ठीक नहीं है। अत्याचार हो रहे बात सही है, योगी सरकार में भी अत्याचार हो रहे हैं। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे, मायावती की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे, और अखिलेश की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे। तो दलित अत्याचार का कारण जातिवाद है, कास्टिज्म है। जब तक लोगों के दिमाग में कास्टिज्म भरा हुआ है तब तक दलित पर अत्याचार होते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने L3 कोविड अस्पतालों में SGPGI से तथा L2 कोविड चिकित्सालयों में KGMU से वर्चुअल ICU का संचालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से अधिक मरीज लाभान्वित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री आज उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ की विशेष निगरानी करते हुए इन जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा कम रिकवरी दर वाले जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज के प्रमुख से नियमित संवाद बनाकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। कोविड-19 की टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत पैरामेडिक्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत रूप से संचालित किया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस का गुरुकुल कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में पिछले 1 साल से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 30 पुलिस उपाधीक्षक और 29 सहायक अभियोजन अधिकारी पासिंग आउट परेड में शामिल होकर आज से उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए, जिनकी आज पासिंग आउट परेड दीक्षांत समारोह का आयोजन परेड ग्राउंड में किया गया, जिसका मान प्रणाम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण के महानिदेशक सुजान वीर सिंह ने परेड का निरीक्षण कर ग्रहण किया। साथ ही सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभाशालियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जिसमें से दरवेश कुमार को सर्वांग सर्वोत्तम के पुरस्कार से नवाजा गया। जिसके बाद मुख्य अतिथि महानिदेशक सुजान वीर सिंह ने परेड में शामिल होने वाले पुलिस उपाधीक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सरकारी सेवा में शिथिलता और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। साथियों, जहाँ तक सरकारी सेवा का प्रश्न है, इसमें शिथिलता और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। राज्य और समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे राज्य में कानून का राज स्थापित रहे, इसके लिए मैं आपसे सर्वोच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता की आशा करता हूँ। पुलिस बल का 70% से भी अधिक हिस्सा पुलिस आरक्षियों का है। वास्तविकता यही है कि पुलिस आरक्षी संवर्ग ही सरकार का दिखलाई देने वाला चेहरा है। इसलिए आरक्षियों के प्रशिक्षण, उनके प्रशिक्षण में निरंतर सुधार और विकास की तरफ व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस आरक्षियों के अंदर सर्वोच्च स्तर का अनुशासन,
सत्यनिष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना कायम करना आपका मुख्य दायित्व है। साथियों, जमीनी हकीकत यही है कि पीड़ित व्यक्ति का सामना सबसे पहले किसी पुलिस आरक्षी से ही होता है। पुलिस आरक्षी पुलिस सेवा के कटिंग एज लेवल पर है। समय के साथ पुलिस कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। देश भर के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध किया। इस अभियान की शुरुआत करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि ये पहल महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च करते हुए देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया था। इस कदम को सुनिश्चित करने के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान सभी राज्य सरकारों से 100 दिन में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है। 100 दिन का एक विशेष अभियान जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनबाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। हर घर जल जीवन मिशन। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित हाई स्कूलों, इंटर कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय 10 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 10 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण और शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद ही इन्हें खोलने के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, परिषदीय स्कूलों को दीपावली के बाद ही खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को छोड़कर पहले हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खोलने पर उनकी व्यवस्थाओं का आंकलन होगा। उसके बाद ही परिषदीय स्कूलों को खोलने के संबंध में विचार किया जाएगा। एनटीपीसी ऊंचाहार में गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। एनटीपीसी ऊंचाहार के मुख्य महाप्रबंधक भोलानाथ ने खुद हाथ में झाड़ू थामी और अपने सभी साथियों को भी स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ऊंचाहार की मासिक पत्रिका का भी विमोचन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि स्वच्छता न सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी है बल्कि सभी लोगों की आर्थिक स्थिति के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए हमारे सभी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार बनेंगे और हफ्ते में कम से कम 2 घंटे स्वच्छता के लिए समर्पित करेंगे। यही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। किस तरह से स्वच्छता हमको दीर्घायु देगी, स्वच्छता आसपास रखने से हमको किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं होगी। और अभी इस परीक्षा की घड़ी में जो वैश्विक महामारी से हम सब गुजर रहे हैं, इस कोरोना के समय में भी सबको एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास स्वच्छता को ज़रूर ध्यान में रखें। आप आसपास के पूरे वातावरण को स्वच्छ रखें जिससे कि आपको किसी को इन्फेक्शन नहीं हो और किसी को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो, क्योंकि जब जहाँ स्वच्छता होगी वहीं अच्छा स्वास्थ्य होगा और अच्छा स्वास्थ्य है तो आपके लिए हर तरह की अच्छाई है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ। कभी आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना चरखा आज महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रहा है। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से संचालित ग्राम सेवा संस्थान फतेहपुर में 20 से अधिक गांव की महिलाएं चरखा चला सूत काटकर महीने में 4 से 5 हजार रुपए कमा रही हैं। इससे न सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में बैसाखी बनी हुई है बल्कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए सशक्त हो रही हैं। जिले में खादी की अलग जगह रहे ग्राम सेवा संस्थान में 250 से अधिक परिवार बापू के चरखे से जीवन यापन कर रहे हैं। गांव की जिन जरूरतमंद महिलाओं के पास चरखा खरीदने का पैसा नहीं है, वो संस्थान आकर सूत काटती हैं और अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करती रही हैं। कामगार महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए
प्रेरित करते हैं। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं हमें, मतलब वहाँ सरकार से भी हमें सब बोलते हैं कि ये सब कर लो, सब सुविधाएं, अपने पैरों खड़े हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। हम लोग हिम्मत किए सब अपना करने लगे और यहाँ से जब हम करने लगे तो हमको यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं मिली। हम अच्छे से अपना घर परिवार चलाते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराते हैं, हमको यहाँ बोनस भी मिलता है और अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे भी हमको पैसा मिलता है। टाइम से हमारे खाते में पैसा पहुंच जाता है, पैसे में हमें कोई दिक्कत नहीं होती और यहाँ से हमको कोई परेशानी नहीं होती। कमा लेते हैं 4000 3000, जैसे काम हो, छुट्टी भी हो जाती हैं, कभी कोई खाता मिलती है। यहाँ से हम लोगों को घर बनवाने के लिए पैसा मिलता है, जैसे लोन लो तो लोन भी मिलता है। यहाँ पे सूत कटाई करते हैं, सिलाई जो औरतें करना चाहें करती हैं, रजाई भी सिली जाती हैं। प्रधानमंत्री ने टीवी में दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं कि खुद का महिलाएं अपना काम करें और अपने ही मजबूताई से चलें। हम यहाँ सूत का काम कर रहे हैं और जो मतलब जितना महीने में काम हो जाता है 15 किलो 20 किलो, उसी हिसाब से पैसा मिलता है। कभी 4000, कभी 5000, कभी 3000 ऐसे कमा लेते हैं और बच्चों के मतलब पढ़ाई लिखाई में चलाते हैं और घर गृहस्थी में चलाते हैं। हम इनको चरखे के माध्यम से जो महिलाएं यहाँ आती हैं अथवा अपने घर पर हम उनको चरखा उपलब्ध कराते हैं, कच्चे माल की व्यवस्था करते हैं और इनके द्वारा उत्पादित सूत को लेकर के अपने आप बुनाई की व्यवस्था करके इनको हम रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। कि महिलाओं के लगभग 250 परिवार हमारे यहाँ इस तरह से काम कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में सरकारी धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। पहले दिन 10 सरकारी खरीद केंद्रों पर 60 टन धान खरीद की गई। ये खरीद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों में हुई है। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि पश्चिमी यूपी में 1171 क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं। इसके अलावा 1905 राइस मिलों और ई उपार्जन पोर्टल पर 2,07,280 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू कर सड़क के किनारे अपना व्यवसाय करने वाले कामगारों जिनकी रोजी रोटी के संसाधन खत्म हो चुके थे, उनको स्थानीय निकायों के माध्यम से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। रोजी रोटी के साधन उपलब्ध करके उनकी जिंदगी पुनः पटरी पर लौट गई है। स्थानीय स्तर पर ऐसे कामगारों का पंजीकरण कर बैंकों के माध्यम से पटरी दुकानदारों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। लखीमपुर के अधिशासी अधिकारी आर अम्बेश ने बताया कि पथ विक्रेताओं जिनकी रोजी रोटी पर अक्षर आया था, व्यापक प्रचार प्रसार करा के प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपया लोन बैंक द्वारा दिलाया जा रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,665 नए मामले आए सामने। अब तक 3,56,826 लोग कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 86.89% हो गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लगातार हाथरस मामले पर सरकार को घेरने का जवाब देते हुए कहा, विपक्ष हाथरस घटना पर अपना रही है गैर जरूरी रवैया। प्रमुख सचिव सूचना विभाग नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया, प्रदेश में अब हॉट स्पॉट घटते जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को तेजी से किया जा रहा है लागू। और मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी में पिछले 1 साल से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 30 पुलिस उपाधीक्षक और 29 सहायक अधिकारी पासिंग आउट परेड में शामिल होकर आज से बन गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।